ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। एक दोस्ती इतनी गहरी की जब एक दोस्त देश का प्रधानमंत्री बना तो उसकी शादी दूसरे दोस्त के घर पर हुई। सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार और दूसरी तरफ बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा। उनकी दोस्ती सियासत और शोहरत की सरहदों से बहुत ऊपर थी। जब राजीव गांधी की होने वाली पत्नी सोनिया मैनो इटली से भारत आई तो भारतीय परंपरा के मुताबिक वो शादी से पहले अपने ससुराल यानी प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह सकती थी। तब उनके लिए अपना घर खोला उनके दोस्त अमिताभ बच्चन ने। सोनिया गांधी 13 जनवरी 1968 को भारत आने के बाद पूरे 43 दिन तक अमिताभ बच्चन के दिल्ली वाले घर पर ही रुकी थी। वहीं उन्होंने भारतीय रस्म रिवाज सीखे, वहीं उनकी मेहंदी की रस्म हुई और वहीं से राजीव गांधी की बारात भी निकली। अमिताभ के पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया का कन्यादान किया था। ऐसा था इन दो परिवारों का रिश्ता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सियासत की आंधी ने इस दोस्ती की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। वो कौन सी गलतफहमियां थी, वो कौन से इल्जाम थे जिन्होंने दो जिगरी दोस्तों को एक दूसरे से इतना दूर कर दिया कि एक ने दूसरे को राजा और खुद को रंग तक कह डाला। कैसे भारत के दो सबसे ताकतवर परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। आज जानते हैं इस दोस्ती के अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी। इस असाधारण दोस्ती की जड़ें सिर्फ अमिताभ और राजीव में नहीं, बल्कि उनसे एक पीढ़ी पहले उनके माता पिता के दौर में थी। यह कहानी शुरू होती है आजाद भारत की शुरुआती फिजाओं में, इलाहाबाद की साहित्यिक और राजनीतिक गलियों से। एक तरफ थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ थे हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। दोनों के बीच गहरा सम्मान था। कहा जाता है कि कवित्री सरोजिनी नायडू ने एक कार्यक्रम में पंडित नेहरू से बच्चन जी का परिचय कराते हुए कहा था, ये कवि हैं और ये उनकी पत्नी तेजी बच्चन, इनकी कविता है। इस मुलाकात के बाद नेहरू जी बच्चन जी की प्रतिभा के इतने कायल हुए कि 1955 में उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ इन दो पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। दोनों परिवारों की महिलाओं यानी अमिताभ की मां तेजी बच्चन और पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बीच भी एक गहरी दोस्ती थी। दोनों की मुलाकात इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी और दिल्ली आने के बाद ये दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वो सिर्फ प्रधानमंत्री और एक अधिकारी की पत्नियां नहीं थी, वो एक दूसरे की हमराज थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जब नेहरू का निधन हुआ तो उस दुख की घड़ी में तेजी बच्चन इंदिरा गांधी के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी थी। इसी पारिवारिक अपनेपन के माहौल में दो बच्चे बड़े हो रहे थे। इंदिरा के बड़े बेटे राजीव और हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ। दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का फासला था। उनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। साल 1948 में इलाहाबाद में बच्चन परिवार के घर पर एक फैंसी ड्रेस पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में 6 साल के अमिताभ और 4 साल के राजीव भी मौजूद थे। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजीव उस पार्टी में एक स्वतंत्रता सेनानी के ड्रेस में आए थे। उस वक्त वो इतने छोटे थे कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ खेलने वाला ये बच्चा पंडित नेहरू का नाती है। बचपन का ये साथ जवानी की दहलीज तक कायम रहा। दोनों नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में साथ पढ़े। छुट्टियां होती तो दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में धमा चौकड़ी मचती। जब राजीव पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तो वहां से अमिताभ को चिट्ठियां लिखा करते थे और जब वो छुट्टियों में वापस आए तो अपने दोस्त के लिए उस जमाने की सबसे फैशनेबल चीज एक जींस लेकर आए। अमिताभ को वो जींस इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे सालों तक पहना। उनकी दोस्ती के किस्से सुनेंगे तो लगेगा कोई फिल्मी कहानी चल रही है। एक दौर था जब राजीव गांधी के पास एक पुराना लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था जो अक्सर स्टार्ट होने में नखरे दिखाता। तब उनके दोस्त अमिताभ उस स्कूटर को धक्का लगाया करते थे। दोस्ती का आलम यह था कि जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में अपनी जगह बना रहे थे तब भी राजीव गांधी उनसे मिलने के लिए उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच जाते थे। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग जयपुर में चल रही थी और प्रधानमंत्री के बेटे होने के बावजूद राजीव अपने दोस्त से मिलने वहां जा पहुंचे। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि भाईचारे का था।
एक ऐसा बंधन जिसे देखकर लगता था कि ये कभी नहीं टूटेगा। दोस्ती की यह सुनहरी दास्तान अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर तब पहुंची जब इसमें एक प्रेम कहानी का आगमन हुआ। राजीव गांधी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। राजनीति से कोसों दूर अपनी दुनिया में रहने वाले राजीव की नजरें एक दिन इतावली लड़की सोनिया मैनो से जा टकराई। पहली ही नजर में राजीव सोनिया को अपना दिल दे बैठे। जल्द ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और राजीव ने तय किया कि सोनिया ही उनकी जीवन संगिनी बनेगी। जब यह बात भारत में इंदिरा गांधी तक पहुंची तो एक मां के तौर पर उनके मन में कुछ हिचकिचाहट थी। एक विदेशी लड़की को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू बनाना उस दौर के लिहाज से एक बड़ा फैसला था। कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि राजीव की शादी राज कपूर की बेटी से हो, क्योंकि कपूर और गांधी परिवार में भी गहरे संबंध थे। लेकिन राजीव अपने फैसले पर अडिग थे। इस मुश्किल घड़ी में इंदिरा गांधी को मनाने में एक बार फिर बच्चन परिवार ने अहम भूमिका निभाई। तेजी बच्चन, जो इंदिरा की सबसे करीबी सहेलियों में से थी, उन्होंने एक मध्यस्थ के तौर पर इंदिरा जी को इस शादी के लिए राजी किया। और फिर वो दिन आया 13 जनवरी 1968। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में पालम एयरपोर्ट पे एक खास मेहमान का इंतजार हो रहा था। सोनिया मैनो गांधी परिवार की होने वाली बहू के तौर पर पहली बार भारत आ रही थी। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कोई सरकारी काफिला नहीं, बल्कि राजीव के सबसे जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन खुद पहुंचे थे। अब एक सांस्कृतिक उलझन सामने थी। भारतीय परंपरा के अनुसार होने वाली बहू शादी से पहले अपने ससुराल में नहीं रह सकती थी। इंदिरा गांधी खुद भी ये नहीं चाहती थी कि सोनिया गांधी से पहले प्रधानमंत्री आवास में रहे। साथ ही वो अपने होने वाली बहू को किसी होटल में ठहराने के भी खिलाफ थी। इस दुविधा का हल भी बच्चन परिवार ने ही निकाला। उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और तय हुआ कि सोनिया गांधी शादी होने तक अमिताभ बच्चन के दिल्ली वाले घर पर ही रहेंगी। इस तरह अमिताभ बच्चन का घर राजीव गांधी का ससुराल बन गया। सोनिया भारत आने के बाद 43 दिनों तक बच्चन परिवार के साथ ही रही। ये सिर्फ रहने का इंतजाम नहीं था। तेजी बच्चन ने एक माँ की तरह सोनिया को भारतीय संस्कृति, यहाँ के तौर तरीके और साड़ी पहनना सिखाया। तेजी जी का अपनापन सोनिया को इतना भाया कि वो उन्हें अपनी तीसरी माँ कहने लगी। बच्चन परिवार के घर में ही शादी की सारी रस्में हुई। मेहंदी भी वहीं लगी। इसी से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा है। शादी के लिए अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ के लिए खास काले सूट सिलवाए गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर अमिताभ ने देखा कि गलती से उनकी पैंट अजिताभ की पैंट से बदल गई और वो करीब आधा फिट छोटी है। अब क्या किया जाए? अमिताभ ने फौरन अपने दोस्त राजीव को फोन किया। राजीव ने तुरंत उनके लिए कुर्ता पजामा और शॉल भिजवाई, जिसे पहनकर अमिताभ शादी में शामिल हुए। बाद में राजीव इस बात को लेकर अमिताभ की खिंचाई भी करते थे कि तुमने मेरी शादी में मेरे उधार के कपड़े पहने थे। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी अपनी बारात लेकर किसी आलीशान होटल नहीं, बल्कि अपने दोस्त अमिताभ बच्चन के घर पहुंचे। सोनिया के माता पिता शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए एक पिता का सबसे पवित्र फर्ज, कन्यादान की रस्म, अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने निभाई। ये दृश्य सिर्फ एक शादी नहीं था, ये दो परिवारों के एक हो जाने का प्रतीक था। ये उस दोस्ती का शिखर था। किसी ने नहीं सोचा था कि विश्वास की इतनी मजबूत बुनियादी पर खड़ा ये रिश्ता आने वाले वक्त में सियासत की एक ठोकर से बिखर जाएगा। वक्त आगे बढ़ा। राजीव और सोनिया अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश थे और अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन बन चुके थे। दोस्ती अपनी जगह कायम थी, लेकिन दोनों की दुनियाएं अलग थी। राजीव राजनीति से दूर एक पायलट की जिंदगी जी रहे थे, जबकि अमिताभ शोहरत की बुलंदियों पर थे। फिर आया साल 1984, एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास और इन दो दोस्तों की कहानी दोनों को हमेशा के लिए बदल दी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरे देश में शोक और अनिश्चितता का माहौल था। इस त्रासदी ने राजीव गांधी को, जो हमेशा राजनीति से दूर भागते थे, सीधे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अपनी मां की चिता को अग्नि देने के कुछ ही घंटों बाद 40 साल के राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इंदिरा जी की हत्या के बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत मिला। इसी दौर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि देश की राजनीति को कुछ नए और ईमानदार चेहरों की जरूरत है।
उनकी नज़र अपने सबसे करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन पर पड़ी। अमिताभ उस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। राजीव को लगा कि अमिताभ की छवि कांग्रेस को और मजबूत करेगी। उन्होंने अमिताभ को राजनीति में आने और कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। अमिताभ इस प्रस्ताव से हैरान थे। उन्होंने राजनीति के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राजीव से कहा, मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। वो एक कलाकार थे, सियासत के दांवपेच से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन दोस्त का वास्ता सबसे बड़ा था। एक दोस्त देश का प्रधानमंत्री था और उसे उनकी ज़रूरत थी। अमिताभ ये बात टाल नहीं सके और उन्होंने दोस्ती की खातिर हामी भर दी। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन का मुकाबला इलाहाबाद सीट पर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा से था। बहुगुणा एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नचनिया तक कहा। लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को लगभग 1,87,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हराया। यह अमिताभ के स्टारडम और राजीव के भरोसे की जीत थी। दोस्ती का यह नया अध्याय दिल्ली के सियासी गलियारों में शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि संसद के सदस्य थे। लेकिन जिस दुनिया में उन्होंने भावनाओं में बहकर कदम रखा था, वो भावनाओं की कदर नहीं करती थी। अमिताभ को जल्द ही एहसास होने लगा कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बने। और फिर आया भारतीय राजनीति का वो भूचाल जिसने सरकारें हिला दी और रिश्ते तोड़ दिए। बोफोर्स घोटाला। 1987 में स्वीडन की एक रेडियो ने खुलासा किया कि भारतीय सेना के लिए तोपों की खरीद के लिए एक बड़े सौदे में स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय राजनेताओं और अधिकारियों को करीब 64 करोड़ रुपए की दलाली दी है। इस खुलासे ने देश में हड़कंप मचा दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि पर पहली बार भ्रष्टाचार का इतना बड़ा दाग लगा। इसी बीच कुछ अखबारों में इस घोटाले से अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा जाने लगा। आरोप लगे कि बच्चन बंधुओं ने इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई है। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं थे, अमिताभ के लिए एक भयानक सपने की तरह था। वो जिस दोस्त के लिए राजनीति में आए थे, उसी दोस्त की सरकार पर लगे सबसे बड़े इल्जाम में उनका नाम घसीटा जा रहा था। अमिताभ इस सबसे टूट गए। उन्हें लगा कि राजनीति उनसे उनका सम्मान छीन रही है। आरोपों से आहत होकर उन्होंने 1987 में सांसद बनने के महज 3 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अमिताभ का यह फैसला उस दोस्ती के रिश्ते में पड़ी पहली दरार साबित हुई। कहा जाता है कि राजीव गांधी को अमिताभ का यह कदम पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अमिताभ उन्हें लड़ाई के बीच में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो खुद आरोपों से घिरे थे और उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के साथ की जरूरत थी। लेकिन वो दोस्त मैदान छोड़ चुका था। अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। अमिताभ मुंबई लौट आए, लेकिन अब उनके सामने एक नई लड़ाई थी, अपने नाम पर लगे दाग को धोने की। दूसरी तरफ दिल्ली में राजीव गांधी अपनी सरकार और अपनी छवि बचाने की जंग लड़ रहे थे। बोफोर्स घोटाले के चलते 1989 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दोनों अपनी अपनी लड़ाइयों में इतने उलझ गए कि उनके बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई। फिर आया 21 मई 1991 का वो काला दिन। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस खबर ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के लिए एक व्यक्तिगत सदमा था। उनका बचपन का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। इस त्रासदी के बाद उम्मीद थी कि शायद दोनों परिवार दुख की इस घड़ी में फिर करीब आएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दूरियां और भी बढ़ गई। गांधी परिवार के करीबियों का मानना था कि जब गांधी परिवार पर सबसे मुश्किल वक्त आया तो बच्चन परिवार ने उनसे किनारा कर लिया। वहीं बच्चन परिवार के समर्थकों का तर्क था कि जब अमिताभ पर झूठे आरोप लग रहे थे तब उन्हें सत्ता और अपने दोस्त से वो समर्थन नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। समय के साथ ये खामोश दरार एक गहरी खाई में बदल गई। अमिताभ बच्चन ने बोफोर्स मामले में कानूनी लड़ाई जीती और ब्रिटेन की अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिससे ये साबित हो गया कि उनका नाम इस घोटाले में साजिशन घसीटा गया था। लेकिन तब तक रिश्तों पर जमी बर्फ बहुत मोटी हो चुकी थी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भारी वित्त संकट में फंस गई। इस मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने उनकी मदद की। इसके बाद अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के राजनीतिक विरोधी समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी।
इसने कांग्रेस और गांधी परिवार से उनकी दूरी को और भी पक्का कर दिया। इन बदले रिश्तों की चुभन सबसे साफ तौर पर साल 2004 में सामने आई, जब एक पत्रकार ने अमिताभ बच्चन से गांधी परिवार के साथ उनके रिश्तों पर सवाल पूछा। इसके जवाब में अमिताभ ने जो कहा वो इस टूटी हुई दोस्ती का सार बन गया। उन्होंने एक ठंडी आवाज में कहा, वो राजा हैं, हम रंक। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सालों की घुटन और शिकायतों का इजहार था। एक जमाना था जब वो दोस्त और भाई थे, लेकिन अब सियासत और वक्त ने उनके बीच एक राजा और एक रंक की लकीर खींच दी। वो दोस्त जिसके घर प्रधानमंत्री की बारात आई थी, अब खुद को उस दोस्त के सामने एक रंक बता रहा था। ये उस दोस्ती की अंत की सबसे दुखद और सार्वजनिक घोषणा थी। तो ये थी कहानी उस दोस्ती की जो इलाहाबाद की गलियों में शुरू हुई, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में परवान चढ़ी और फिर उसी सियासत की भेंट चढ़कर हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या होता अगर राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने के लिए ना कहा होता? क्या ये दोस्ती बच सकती थी, या फिर सत्ता और शोहरत की दुनिया में ऐसे गहरे रिश्तों का टूटना तय होता है? ये कहानी सिर्फ दो मशहूर हस्तियों के रिश्ते के उतार चढ़ाव का ब्यौरा नहीं है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे सियासत की मजबूरियां और छोटी छोटी गलतफहमियां दशकों पुराने और खून से भी गहरे रिश्तों को खत्म कर सकती है। एक राजा और एक रंग की एक कहानी दरअसल दो जिगरी दोस्तों के बिछड़ने की कहानी है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सियासत, सिनेमा और इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।